आज हम जो चैप्टर उठाने वाले हैं उसका नाम है ग्रेविटेशन। फिजिक्स में अब हमारे पेपर हो गए तो हम बहुत आराम से ग्रेविटेशन करेंगे, बहुत अच्छे से। टॉपिक है ग्रेविटेशन। नाइन्थ के इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, इतने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो जिससे टेंथ में न्यूमेरिकल चीजों में दिक्कत नहीं आए। देखो, अगर सिलेबस चेंज हुआ टेंथ का तो ये दिमाग में रख लो, पेपर जो है वो टफ आ सकता है, बिल्कुल, क्योंकि सिलेबस ही टफ होगा। अगर चेंज नहीं होता है तब भी टफ आना है। केस दोनों में टफ है। सिलेबस चेंज हुआ तो सिलेबस ही टफ है फिर। ग्रेविटेशन की बात करें तो देखो, ग्रेविटेशन क्या होता है। ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है जिसको मैंने एफ कैपिटल जी इज इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये एक ग्रेविटेशन फोर्स लिया हमने जिसमें वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.67, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 क्या आ जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। या इसी वैल्यू को या इसी वैल्यू को इतने मात्र ओनली दिस मच, इसी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 20/3 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमने वैल्यू इसलिए ली जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। आगे मैं बात करूं, वेयर M1, मैं मान ले रहा हूं M1 जो है वो मास है, मास ऑफ अर्थ। एक मास अर्थ का ले लिया हमने। और M2 मान लिया मैंने मास ऑफ मून या मास ऑफ सन। मून ले लिया तो फिर मून ही ले ले रहे हैं। और आर की बात करूं तो आर होगा हमारा डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन मास एंड अर्थ एंड मून। अर्थ एंड मून, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो तुम्हारा आर होगा। और एफ जी हो गया, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, मैसेज कर दो। किसी को कोई दिक्कत हो या कुछ भी समझ नहीं आया हो तो बताओ, क्योंकि अपने पास बहुत टाइम है। अब हम बहुत आराम से सीख रहे हैं। अब मैं इसमें जो मैथ स्टार्ट करूंगा वो टेंथ को और नाइन्थ को दोनों का मिक्सर लेके स्टार्ट करूंगा, जिससे एटलीस्ट बेस बनता चले। हाँ बताओ, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो पूछो। नहीं है? जल्दी करो भाई मैसेज। ठीक, देखो, अगर मैंने मान लिया
ये मैंने कोई दो मासेस ले लिए। ये मान लो m1 मास है और ये मान लो m2 मास है। m2 मास है हमारा मून का और m1 मास है हमारा अर्थ का। और ये बीच का डिस्टेंस है हमारा r। अब ये दो मास के बीच में जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का फॉर्मूला होता है ये। इतनी बात समझ में आई सबको? आप समझते हैं? हाँ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं है? अब आगे चलते हैं। देखो, बहुत तरीके से और चीजें समझा रहा हूँ। ग्रेविटेशनल फोर्स किन किन चीजों के लिए बोलते हैं? पहली बात, इट इज वैलिड। इट इज वैलिड ओनली हेवनली मास बॉडी, मास बॉडीज। ये सिर्फ और सिर्फ मास बॉडीज पे ही डिपेंड करता है। समझ में आया? हेवनली मास बॉडी का मतलब समझना। जैसे मैं हूं और या मान लो तुम कोई भी दो बच्चे हैं सपोज दैट, या कोई भी दो ऑब्जेक्ट है। मान लो एक ऑब्जेक्ट ए है और बी ऑब्जेक्ट बी है। अगर इनका मास कंपैरिजन में, मास का कंपैरिजन करूं और इनका कंपैरिजन कंपैरिजन अर्थ मून के बराबर नहीं है, तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा या मास उतना नहीं होगा कि एक बॉडी को अट्रैक्ट कर सके। तो हेवनली मास बॉडी का मतलब है, यहाँ मास हम वो लेते हैं जिनका मास इतना हो कि वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट कर सके। यहां तक समझ में आया सबको? पहला पॉइंट। दूसरा, इट इज सेंट्रल फोर्स। मास जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब है, देखो, ये इसका रेडियस जो आर डिस्टेंस है वो इस वाले मास ऑफ अर्थ के सेंटर से इस वाले मास ऑफ अर्थ के मून ऑफ सेंटर से लगता है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। और आगे बात करूं, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। कंजर्वेटिव इन नेचर। इन नेचर मतलब ये कंजर्व रहता है। दूसरा, इट्स इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इंडिपेंडेंट मतलब ये किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी बात, अभी सारी चीजें समझा रहा हूं। इट इट्स वर्क डन इज जीरो। इसका वर्क डन जीरो होता है। वर्क डन इज जीरो। अगर ये किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो इसका वर्क डन क्या होगा? जीरो। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हमेशा मास पॉजिटिव होता है। और फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अगर मैंने ये लाइन लिखी है इधर, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर का मतलब अभी तो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आगे चल के तुम 11th में आओगे कभी और मेरी बात याद रखोगे तो तुम्हें फॉर्मूले में इसमें ये साइन मिलेगा माइनस का, और जी m1
m2 अपॉन में r स्क्वायर, वेयर ये जो माइनस का साइन है ये इंडिकेट करेगा अट्रैक्शन। जनरली हम जो भी बात करेंगे वो मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड का मीन्स, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब सर जैसे कि 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, ऐसे नंबर चलते जाए, चाहे प्लस में चाहे माइनस में। ये सर सारे के सारे नंबर होते हैं, तो ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ, जल्दी जल्दी। किसी को दिक्कत हो यहां तक तो बताओ। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो। सर फर्स्ट वाला पॉइंट एक और बार बता दो, कौन सा वाला? ये वैलिड वाला? क्यों उसका वैलिड वाला? वैलिड वाला बोल रही हो क्या? हाँ ठीक। देखो, जैसे मान लो तुम हो और तुम्हारा कोई भाई बहन मम्मी पापा कोई भी हो, एक्स वाई जेड, तुम्हारा मास और जो भी है तुम्हारे साथ उसका मास इतना नहीं है कि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सको। अगर मैं मान लो कोई चीज ऊपर फेंकता हूँ तो वो नीचे आती है, क्यों आती है? ग्रेविटी की वजह से, क्योंकि अर्थ का जो मास होता है वो इतना ज्यादा होता है एज कंपेयर टू जो भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, वो बहुत, उसका मास बहुत कम होता है, जिसके कारण अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको वो अट्रैक्ट कर लेता है। समझ में आया? हाँ यारा। यस सर। हाँ, अब आगे बात करते हैं। इसके बाद अगर आगे बात करूं, ये सबसे बिगेस्ट फोर्स होता है, इट इज द बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, इट इज द बिगेस्ट, सबसे बिगेस्ट फोर्स होता है, बिगेस्ट फोर्स इन नेचर, नेचर में सबसे बिगेस्ट फोर्स है ये। उसके बाद बात करूं इसमें, ये जो है लॉन्ग रेंजेस के लिए एप्लीकेबल होता है। इट होल्ड्स, इट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड, इट होल्ड्स गुड ओवर अ वाइड रेंज, ओवर अ वाइड रेंज, ओवर अ वाइड रेंज। समझ में आया? मतलब अगर मान लो एक मास ये है और दूसरा मास उसे ऐसा पॉइंट की तरह दिखाई दे, तो ये पॉइंट मासेस के लिए भी एप्लीकेबल है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। तो हम इसमें लिख सकते हैं, इट इज वैलिड फॉर पॉइंट मासेस, फॉर पॉइंट मासेस, ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड है। मान लो एक मास ये है और दूसरा मास उसे एज अ पॉइंट की तरह दिखाई दे, तब ये फोर्स एप्लीकेबल होता है। दूसरा, इस ये एक्शन रिएक्शन देता है, मींस एक्शन, एक्शन और रिएक्शन किस लॉ में फॉलो होता है? थर्ड लॉ। कौन थर्ड से लॉ। लॉ में?
थर्ड। हाँ, तो अब न्यूटन। हाँ तो अब बोल सकते हैं यहाँ इट इज एक्शन रिएक्शन पेयर, कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। इट इज एन एक्शन, एक्शन एक्शन स्पेलिंग भूल गया यार, एसीटी, एक्शन रिएक्शन पेयर। दूसरा, इट इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में पानी रखा है, वाटर। अगर एक मास ये है m1 और ये मास है m2, इस पे जो फोर्स लग रहा था मान लो F1 इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। जब इन्हीं दोनों को वापस में इस पानी के अंदर रख दूं, तब भी जो मेरा फोर्स होगा मान लो ये F2, तो इस केस में F1 और F2 बराबर होंगे। समझ में आया? फोर्स चेंज नहीं होता मीडियम के साथ। आई बात समझ? हाँ है ना? इधर लिख सकते हो न्यूटन थर्ड लॉ। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। मैंने तुमसे बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? वैलिड ओनली हेवनली मास बॉडी। किसके लिए वैलिड है? हेवनली मास बॉडी। जो हेवनली मास बॉडी मतलब अर्थ, अर्थ हो गया, मून हो गया, और भी जितने प्लेनेट है उन मासेस के लिए फोर्स एप्लीकेबल होता है। अपने बीच में इसलिए नहीं लगता ये वाला फोर्स, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है लेकिन अपन एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट इसलिए नहीं होते क्योंकि अपना मास बहुत कम है, बहुत 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 कम। कंपैरिजन कर सकते हो जैसे तुम और चींटी का मास बहुत डिफरेंस है, ऐसे ही अर्थ और हम में डिफरेंस बहुत है। ये एक सेंट्रल फोर्स है, ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं सर? सेंट्रल फोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी सेंटर एक्सिस से ये रेडियस 20 डिस्टेंस होता है, इसलिए इसको सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं। कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, मींस कंजर्व रहता है। पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मींस पाथ पे डिपेंड नहीं करता। अगर पाथ मतलब होता है डिस्टेंस, पाथ मतलब होता है डिस्टेंस, जब वो डिस्टेंस पे ही डिपेंड नहीं करेगा तो उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। आगे समझ? मास हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन शो करता है। ये वीकेस्ट इन नेचर पाया जाता है। ये लॉन्ग रेंजेस के लिए पाया जाता है। वाइड रेंज मतलब एक, जैसे तुम्हें पता है सन और मून का डिस्टेंस बहुत दूर है, अर्थ और सन का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये लॉन्ग रेंजेस फोर्सेस होते हैं। ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होते हैं। ये एक्शन रिएक्शन पेयर लगाते हैं। ये मीडियम इंडिपेंडेंट होते हैं। क्या इतने पॉइंट तुम्हें समझ आई सबको? कितने पॉइंट समझाए मैंने? एक, दो, तीन, चार, छह, सात, आठ, नौ। क्या ये 11 पॉइंट सबको समझ आए? क्या ये 11 पॉइंट सबको समझ आए ग्रेविटेशन में? सर आप वीडियो के बारे में बता दो प्लीज, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा पर्सनल। अरे, क्या ये बात सबको समझ आई? हाँ या ना? ठीक। अब देखो, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हम इसको कैसे बनाते हैं? अल्टीमेटली हम इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स डिफाइन करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं डिफाइन करता हूं तो
मैं बोलूंगा कि अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुसार फोर्स इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू द प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ऑफ देयर मासेस, मासेस का मल्टीप्लाई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये। इक्वेशन कैसे बनाएंगे इसकी? ऐसे बनाएंगे कि एफ इज डायरेक्टली, इसको ये साइन होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ये साइन किसका है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है ये। इसका मतलब होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट बढ़ रहा है तो साथ में इसके साथ जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी साथ में बढ़ेगा। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मतलब m1 और m2 का मल्टीप्लाई करोगे तो होगा वो प्रोडक्ट। इसको बोला मैंने इक्वेशन 1। और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर कर दूं, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ दूं तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर। फाइनली ये हमारा रिजल्ट बन के आ जाता है। अब जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा, जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा, इस वाले साइन, जब भी कोई प्रोपोर्शनल साइन हटता है तो उसके जगह एक कांस्टेंट वर्ड यूज हो जाता है, तो वो आ गया कांस्टेंट वर्ड जी, m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। और यही मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आया सबको समझ? जल्दी बताओ, आया सबको समझ? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? जल्दी कमेंट करो भाई। इसमें मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें तुम्हारी मैथमेटिक्स यूज करवा दूंगा ठीक ठाक लेवल पे। 7 लोग जुड़े हो तुम, 6 लोग जुड़े हो, 6 से पूछ रहा हूँ मैं, एक से नहीं पूछ रहा। 6 की रिस्पॉन्स चाहिए मेरे को। बाकी 4 लोगों को रिमूव कर दूं मैं? जिन्होंने रिप्लाई नहीं दिया उनको रिमूव कर दूं मैं? अब समझना आगे। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा, द ग्रेविटेशनल फोर्स, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड डज नॉट डिपेंड ऑन। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमारा काम है कि पहली चीज इनको हाईलाइट कर लेना।
अब ऑप्शन ऑप्शन ए तुम्हारा है प्रोडक्ट ऑफ मास, प्रोडक्ट ऑफ मास। बी ऑप्शन है तुम्हारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सी ऑप्शन है तुम्हारा डिस्टेंस बिटवीन द मासेस, डिस्टेंस बिटवीन द मासेस। डी ऑप्शन है तुम्हारा सम ऑफ मासेस, सम ऑफ मासेस। आंसर क्या होगा इसमें, कमेंट करना बस। अनुष्का, आंसर सी नहीं होगा, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है मास, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला देखो ना, यहाँ डिस्टेंस है, ये प्रोडक्ट होता है, मैंने अभी बताया था मल्टीप्लाई प्रोडक्ट। इसका आंसर आएगा डी, सम। सम पे डिपेंड नहीं करता, मतलब मास प्लस थोड़ी ना कर रहे हैं, मास को मल्टीप्लाई करते हैं। एक और क्वेश्चन है, इसको जरा करके देखना, अगर सॉल्व हो जाए तो। मैं कौन जोड़ा भाई। क्वेश्चन है हमारा, मास m is divided into parts, mass m is divided into two part, into two part, xm and 1 minus xm। इस पार्ट में डिवाइड कर दिया। फॉर अ सेपरेशन, फॉर अ सेपरेशन द वैल्यू ऑफ x for which the gravitational gravitational attraction between the two pieces 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 becomes maximum। बताओ जल्दी, becomes maximum। मैक्स इस कब होगा, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करके दे दो। नहीं आता हो तो कोई छोड़ देना, क्योंकि ये थोड़ा सा 11th के कॉन्सेप्ट का भी है। अगर लगा पाओ दिमाग तो अच्छी बात है, नहीं तो ये 11th कॉन्सेप्ट बेसिस पे है, जो इस साल डेवलप होती हुई चीजें आएंगी। हालांकि ग्रेविटेशन उससे हटा दिया। नेक्स्ट क्लास नहीं होगी आज, नेक्स्ट क्लास नहीं होगी आज। क्या सर?
कितना आ रहा है? एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? किसी की नहीं आई? किसी को आ रहा है क्या ये? सॉल्व कर। नहीं आ रहा क्या? अच्छा, पहला वाला क्वेश्चन समझ आ गया था क्या? पहला सबको समझ आ गया था क्या? टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी बता दो। ये नहीं आया मतलब सेकंड वाला किसी को नहीं आया? कोई नहीं। हम कोशिश करेंगे मार्च में अच्छे लेवल की चीजें कर लूंगा। मैं मार्च में सिर्फ